गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा मैं आप सभी के सामने आज पॉलीटेक्निक जैसा कि आप सभी के सामने मैं आज पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका डिस्कशन करेंगे। यानी जो हमारा चैप्टर का जो नाम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटरफेस पे, वाटर ट्रीटमेंट यानी जल उपचार। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। हमारी प्रॉपरली ओरिजिनल नोट्स है जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है फ्री। आपको केवल लाइव रहना है और वीडियोस को शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। यानी जब आपको फ्री में ये सारी नोट्स दी जा रही हैं तो आपको प्रॉपरली केवल एक लाइक्स और शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हो सके तो आप बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। यानी चलिए ठीक है, हम अपना इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ वाटर पर। यानी जो लिखा है यहाँ पे, प्राकृतिक जल के दो भागों यानी बताया जा रहा है नेचुरल वाटर को। जो नेचुरल वाटर हमारा है इसको दो पार्ट में बांटा जा रहा है। कौन कौन से हैं उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट जो हमारा होगा, लिखा है मृद जल यानी सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर वह जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से व अधिक झाग शीघ्रता से यानी वे जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से अधिक झाग बनाते हैं मृदु जल कहलाते हैं। कैसे जल? यानी वे जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से अधिक झाग बनाते हैं मृदु जल कहलाते हैं। आप हमारे साथ करिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। अब सेकंड जो है आपका हार्ड वाटर है कठोर जल। यानी वह जल जो साबुन के साथ बहुत कम और देर झाग यानी वे जल यानी वे वाटर जो साबुन के साथ, जो हमारा साबुन है, वे जल जो साबुन के साथ बहुत कठिनाई यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से झाग बनाते हैं, वे सभी जल हार्ड वाटर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी होगी जल की कठोरता। यानी जल में कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम या दोनों बाइकार्बोनेट कोलियम क्लोराइड या सल्फेट घुले होने के कारण होती है। यानी जल की जो कठोरता होती है उसमें जल की कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम की दोनों यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों बाइकार्बोनेट के रूप में क्लोराइड या सल्फेट घुले होने के कारण ही जल की कठोरता होती है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस यानी कठोरता यानी कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके कितने प्रकार हैं। फर्स्ट जो हमारा है अस्थायी कठोरता। यानी जब जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं तो इस प्रकार की कठोरता को जल या उबाल कर दूर उस प्रकार की कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं जिसे उबाल कर दूर किया जा सकता है। इसकी ई की कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो अस्थायी कठोरता को उबाल कर ही दूर किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी होगी अस्थायी कठोरता। जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी कठोरता जो है, इसमें दिया गया है आपको अस्थायी कठोरता। जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड तथा सल्फेट घुले होते हैं, जो जल में उत्पन्न होने वाली कठोरता होती है वो अस्थायी कठोरता कहलाती है। उपचार जो है यानी ट्रीटमेंट जो है वो हमारा जो है ट्रीटमेंट जो है वो यूँ होगा कि इन्हें उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता। यानी इसका जो ट्रीटमेंट है, आप सोचें कि हम इनको उबाल लें और इनको दूर कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा दूर किया जाता है। फर्स्ट जो है केस ऑफ हार्डनेस कठोर जल के निम्न लवण घुले रहते हैं। पहला क्या है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, CaCl2, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaHCO3 का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और फोर्थ जो हमारा है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। और जो नेक्स्ट है हमारा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, MgSCHO3 का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब जो हमारे जल की कठोरता की मापने की जो इकाइयाँ हैं उसको बताया जा रहा है, यानी ppm।
पीपीएम सबसे पहले क्या है इसको हम जान लेते हैं। पीपीएम जो हमारा है, पीपीएम जो हमारा है एक कठोर कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थों की भार यानी भाग की कैल्शियम कार्बोनेट की रूप में वह संख्या जो प्रति 10 लाख भाग में उपस्थित की जाती है जल की पीपीएम की कठोरता कहलाती है। यानी वह भाग जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ वह संख्या जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ हमेशा बोल सकते हैं वह संख्या जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ लगभग 10 लाख संख्या उपस्थित कर लेते हैं जल का पीपीएम की कठोरता कहलाती है। फर्स्ट जो हमारा होगा मिलीग्राम प्रति लीटर, सेकंड जो होगा डिग्री क्लार्क डिग्री, फोर्थ थर्ड होगा हमारा डिग्री फ्रेंच। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपको दिया गया है यहाँ पे। कठोर जल के नमूने में 1.11 मिलीग्राम प्रति लीटर CaCl2 उपस्थित है तो इसकी कठोरता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर दिया गया है जल की कठोरता जो हमें पीपीएम में बतानी है किस तरह से, यानी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और CaCO2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया गया है। जो कैल्शियम क्लोराइड की जो हमारी कठोरता होती है वो 40 प्लस और क्लोराइड 2 × यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्टोमिक बार से जो टोटल निकलेगा क्या आएगा वो हमारा 111 आएगा। यहाँ पर इशू कर दिया गया है और ये टोटल बैल से कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आएगा 100 आएगा 100। यानी फर्स्ट जो कठोर जल में 1000 ग्राम और CaCl2 की समतुल्य जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है वो 1100 ग्राम के बराबर है। अब ये सारी चीज़ें होंगी। अब 10⁻³ यानी ये लिखा है 1000 ग्राम कठोर जल में 10⁻³ जो होता है 10⁻³ होता है ये होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 10 की तो उसको हम लिख सकते हैं 1.11 ग्राम यानी CaCl2 के समतुल्य। तो एक 100 इंटू 1.11 बटा 111 ग्राम यानी 111 ग्राम। और चूँकि हमें पता है कि 10⁻⁶ ग्राम कठोर जल में 1.1 ग्राम CaCl2 सोडियम बाइकार्बोनेट के समतुल्य सोडियम बाइकार्बोनेट 100 इंटू 1.11 इंटू 10⁻⁶ अपान में 111 इंटू 10⁻³ यानी 1000 ग्राम इंटू ग्राम। तो हम जो इसका मल्टीप्लाई करके आएंगे तो टोटल जो निकलेगा हमारा टोटल जो इशू होगा वो इतने के बराबर होगा 10⁻³ यानी 1000 के समतुल्य होगा। इसका मतलब टोटल ये निकल के आया। अब बात हम करेंगे बफर सॉल्यूशन की। हम बात किसकी करेंगे बफर सॉल्यूशन की। वे विलयन जिनमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार वे विलयन जिनमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता वे पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता या बहुत कम परिवर्तन होता है बफर विलयन मिला कहलाते हैं। यानी सिंपल सी बात है वे विलयन जिनमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार को मिलाने पर थोड़ी सी मात्रा मिलाने यानी वही विलयन जिसमें किसी विलयन का प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार को मिलाने पर थोड़ी सी उसकी पीएच मान में कोई परिवर्तन ना होता हो या ना के बराबर होता हो या थोड़ा बहुत होता हो वही सभी विलयन जो होते हैं वो बफर सॉल्यूशंस के अंतर्गत आते हैं। यानी बफर की जो क्रिया होती है हमारी कुछ इस प्रकार होती है। बफर विलयन में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान में परिवर्तन के विरोध करने की क्रिया का बफर विलयन कहती है। यानी वही विलयन जो बफर विलयन में थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर जो हमारा क्षार होता है उसको मिला देने पर जो इसकी पीएच मान की जो वेलोसिटी होती है वो परिवर्तन यानी जिसका विरोध करती है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ दी बफर सॉल्यूशंस यानी बफर सॉल्यूशन के गुण जो हैं क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ दी बफर सॉल्यूशन के क्या गुण हो। फर्स्ट जो आपका है ये लिखा है बफर विलयन की अम्लता या क्षारकता को आरक्षित रहती है। बफर विलयन की अम्लता व क्षारकता आश्रित रहती है। सेकंड क्या है आपका बफर विलयन अपने पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करती है। बफर विलयन जो है अपने पीएच मान का विरोध करती है यानी जो इसके गुण हैं बफर विलयन जो है वो अपने पीएच मान का विरोध करती है। थर्ड आपका है प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की अम्ल मात्रा में मिलाने पर बफर विलयन की पीएच मान में नगण्य परिवर्तन होता है। यानी फोर्थ जो हमारा है तन विलयन करने पर भी पीएच वैल्यू नो चेंज
यानी तनु विलयन जब हम कर लेते हैं इसकी पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, इसकी विलयन में कोई चेंज नहीं होता। अब टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस की बात करेंगे। यानी ये सॉल्यूशन यानी बफर सॉल्यूशन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है अम्लीय बफर, यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की उपस्थिति में, यानी हाइयर कैलोरिक यानी और क्षारीय बफर, ये सारी चीज़ें हैं। अब कठोर जल की हानियाँ क्या है। सॉफ्ट वाटर ऑफ दी लेस लेस ऑफ दी वाटर सॉफ्ट वाटर, यानी इस प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं। पहला, घरेलू कार्यों में होने वाली हानियाँ। सेकंड, कठोर जल पीने के योग, कठोर जल में स्नान, कपड़े धोने में कठोर जल से हानियाँ, कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, धुलाई या रंगाई में, फोटोग्राफी में, ये सारी चीज़ें हैं। अब फेनन क्या है, आपको पता है फेनन क्या है, आपको बताएंगे फेनन क्या है। फेनन वह है जो कठोर जल में यदि कार्बनिक यौगिक जैसे वसा, अम्ल और उच्च एल्कोहल आदि उपस्थिति। एल्कोहल का जो सूत्र होता है क्या होता है, C2H5OH, ये हमारा एल्कोहल का सूत्र होता है, एल्कोहल का सूत्र होता है। अब हमें फेनन के बारे में जान लेना है। कठोर जल यानी यदि कार्बनिक यौगिक जैसे वसा, अम्ल और उच्च एल्कोहल आदि उपस्थित हो तो बॉयलर में जब कठोर जल को तेजी से उबालते हैं तो पानी झाग या फेन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फेनन कहा जाता है। यानी वे फेनन किसे कहते हैं, लिखा है कि कठोर जल में यदि कार्बनिक यौगिक यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला समस्त कार्बनिक यौगिक होता है, जैसे वसा, अम्ल और अम्ल, उच्च अल्कोहल कोई आदि उपस्थिति होती है तो बॉयलर में जब कठोर जल को तेजी से उबालते हैं तो पानी आग और फेना उबालने बनने लगता है। तो पानी में आग और फेना दोनों बनने लगता है और इस प्रक्रिया को हम फेनन कहते हैं। सिंपल सी बात है, बस इतना करके हमें डिफरेंशियल को तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट हमें जो करना है वो अपक्रमण, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीन शॉट लेके, ठीक है। हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं क्या क्या आने वाला है आपके क्वेश्चंस में, इसको आप तैयार करेंगे। यानी जैविक ऑक्सीजन की मांग, इसको आप तैयार करेंगे, ये इम्पोर्टेंस है। मैंने इम्पोर्टेंस जो है वो सारी को रेड कलर से पढ़ा रहा हूँ। चलिए ठीक है। क्या इसने दिखा, 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन में पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे जैविक ऑक्सीजन यानी बोर्ड कहते हैं। बोर्ड को ही जैविक ऑक्सीजन कहा जाता है। इसका जो सिंपल नाम है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डायोड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डायोड होता है बोर्ड का पूरा नाम, ठीक है। बोर्ड और कोड, ये दो चीज़ यहाँ पर मिलेंगी। जो बोर्ड का मान होता है 0.75 माइनस 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, जो ये चीज़ें निकल के आई, ये चीज़ें जो निकल के आई ये इतनी ही चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल केमिकल ऑक्सीजन ऑफ डायमंड कोड, यानी बताया था ना कोड और डिकोड। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित सभी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को पूर्ण ऑक्सीजन के लिए आवश्यक होती हैं। यानी ऑक्सीजन में उपस्थित वह मात्रा जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के लिए पूर्ण ऑक्सीजन के लिए आवश्यक होती हैं, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग करती हैं, कोड कहलाती हैं। यानी एक अच्छे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। एक अच्छे जल में घुलित ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। एक अच्छे जल में 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। सेकंड जो है, अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट जो है, हमारी नेक्स्ट पॉइंट है जल में कठोरता का निर्धारण। ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, हम वही पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। आप बाकी ये चीज़ें अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं हम आपको सीधा परक्यूटिक या जिलोलाइट विधि। ये मेथड आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, जो क्वेश्चन ये सीधा पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। यदि यह विधि जल की
अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं तथा इस विधि को सोडियम या तथा एल्युमिनियम की मिश्रित सिलिकेट Na2Al2Si2 या O2 यानी आपको अगर दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पर लिख दें साइड्स में Na2Al2 और Si2, यहाँ पर जगह नहीं रही है बराबर प्रॉपर, तो हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं 0.8 इंटू H2O, ठीक है। यानी जियोलाइट की सोडियम आयनों का यह गुण, ये सारी चीज़ें होगी। अब हम बात कर रहे हैं धनायन विनिमय रेजिन विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में डायरेक्टली आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको आपको ध्यान से देख लेना है क्या कैसे बना हुआ है, ठीक है। ये जो विधि है धनायन विलयन विधि, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको एक अच्छे से रीड करके तब जाना होगा, नहीं तो आपको पछतावा होगा बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी रिलायन रेजिन, ठीक है। यानी पहले टैंक से कठोर जल से धनायनों को अलग कर दिया जाता है तथा इसके पश्चात प्राप्त जल को दूसरे टैंक में गुजारते हैं, जिससे कठोर जल के रिलायनों को दूर कर लिया जाता है। रिलायनों को दूर करने के समय रिलायन विनिमय रेजिनों का प्रयोग किया जाता है। ये रेजिन कठोर जल के उपस्थित क्लोरीन तथा सल्फर डाइऑक्साइड आयनों को रेजिन में स्थित OH यानी आयनों द्वारा विनिमय कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे अम्ल क्षार और सूचक यानी एसिड बेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये आप पढ़ लीजिए, हमारे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हमने इसको रेड से बना रखा है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट ही समझिएगा। IMP EDTA ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। EDTA जो आपको सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे BTUB के एग्जाम में, ठीक है। EDTA का पूरा नाम जो होता है डाईएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। डाईएमीन क्या होता है? EDTA का पूरा नाम होता है एथिलीन डाईएमीन ये आपको साफ नहीं दिख रहा है तो हम दूसरा मार्कर ले रहे हैं। डाईएमीन एसिटिक एसिड, डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये आपको पूरा नाम आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बता के दिया गया है EDTA का, यानी C2H इंटू COH, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसकी विशेषताएं यह हैं कि यह NH4Cl तथा NH4OH बफर विलयन की उपस्थिति में 10 pH पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम दोनों लवणों की क्रिया करता है और एरियो कॉम्प्लेक्सिटी सूचक का कार्य करता है तथा अंत बिंदु में पॉइंट पर लाल रंग नीले रंग को परिवर्तित हो जाता है। बस यही सारी चीज़ें हैं। EDTA विधि द्वारा जल की कठोरता ज्ञात करना, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी EDTA के अंतर्गत आती है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। क्लोरामीन विधि, ये क्लोरामीन विधि ओजोन द्वारा, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हम आप सभी के सामने अपने पूरे नोट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। आप सभी को देखना चाहिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए जितना हो सके। बस हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है स्कंदन, ये हमारी लास्ट पॉइंट जो है स्कंदन, इसी के साथ हमारी इस पॉइंट की समाप्ति होती है। और छानना क्या है, यानी अवसादन तथा स्कंदन से जल की निलंबित अशुद्धियों तथा जीवाणु पूर्ण रूप से दूर नहीं होते हैं। इसके लिए इन्हें 2 बड़े तालाबों में प्रवाहित किया जाता है। इन तालाबों में कई फिल्टर बेड बनाई जाती है और फिल्टर कर स्वतः इन्हें जल प्राप्त कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
अब इसी के साथ आप सभी को बाय बाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।